आप देख रहे थे 50 खबरें। आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पिछले कुछ वक्त में पूरे देश में गौ तस्करी के खिलाफ मानो एक मुहिम चल पड़ी है। कथित गौ तस्करों के पकड़े जाने से लेकर उनकी पिटाई और हत्या तक के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के अलवर का है, जहां बीच सड़क खुलेआम कथित गौ तस्करों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक की मौत हो गई। कोई डंडे बरसा रहा, कोई बेल्ट से पीट रहा, कोई तमाचे जड़ रहा, कोई पैर से सिर कुचल रहा। पीटने वालों को बच निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि एक शख्स की जान तक ले ली गई। और ये तांडव हुआ गौ रक्षा के नाम पर। पीटने वाले 15 हैं जिन पर गौ तस्करी का आरोप है, जबकि पीटने वाले तथाकथित संस्कृति रक्षकों की तो गिनती ही नहीं। जो आ रहा है वही हाथ साफ कर ले रहा है। ये मंजर अलवर के बहरोड़ इलाके का है। नेशनल हाईवे 8 पर शनिवार देर शाम को जागुवास चौक की क्रॉसिंग पर गौ रक्षा दल और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने 6 वाहनों को गौ तस्करी के आरोप में रोक लिया और वाहन में मौजूद 15 लोगों को उतारकर सरेआम पिटाई शुरू कर दी। ये तांडव करीब 2 घंटे तक चला। इस दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन पिटने वालों को ही गिरफ्तार करने लगी। आलम यह था कि पिटने वाले बेहाल थे, लेकिन पुलिस के चेहरे पर बेशर्म हंसी की चमक थी। गौ तस्करी के आरोप में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस के सामने भी लोग उन्हें पीटते रहे। जैसे तैसे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चली थी। पिटाई से घायल मेवात जिले के 50 वर्षीय पहलू खां ने अस्पताल में देर रात दम तोड़ दिया। हाँ, कार्रवाई करना चाहेंगे जी। हमारा आदमी चला गया, आदमी ने मारा था रोड पे पटक के। हमारा आदमी निर्दोष था। हमारा आदमी क्या दोष था? रोड पे चलते को मार दिया हमारा आदमी। बता रहे थे गौ तस्करी करके ले जा रहे थे, उस मामले को यहाँ की भीड़ ने गाय काटने के लिए ले जा रहे थे। नहीं जी, वो तो गाय काटने के लिए नहीं लेके जा रहे। नहीं। पुलिस ने इस दहला देने वाले घटनाक्रम में गौ रक्षा दल और हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों पर भी केस दर्ज किया है। पहलू खां की मौत के बाद उन पर हत्या की धाराएं भी लगाई गई हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर 2 घंटे तक कानून तार-तार होता रहा और पुलिस सोती कैसे रही। अलवर से शरद कुमार, आज तक। आइए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन ISIS का सरगना बगदादी अब भारत को निशाने पे ले रहा है। उसकी नजर मुंबई पर है और मुंबई में किस तरह से आतंकी हमला हो सकता है, इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास है, जिसके मुताबिक बगदादी के 3 आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में हमला करने की फिराक में है। भारत पर फिर मंडराया बगदादी के आतंक का खतरा। मुंबई में दाखिल होने की कोशिश में आईसिस के 3 संदिग्ध। आईसिस के संदिग्धों के खतरे से मुंबई में अलर्ट। करीब 8.5 साल पहले इसी समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई का सीना छलनी किया था। एक बार फिर समंदर के रास्ते मुंबई में सुनी गई आतंकी खतरे की आहट। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सोमवार रात से मुंबई अलर्ट पर है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय कोस्ट गार्ड ने मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को एक फैक्स संदेश भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इस संदेश में कहा गया है कि आईसिस के 3 संदिग्ध समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल होने की कोशिश में है। यानी जिस समंदर को कसाब और उसके आतंकी साथियों ने मुंबई पर 26/11 हमले का रास्ता बनाया था, उसी रास्ते से बगदादी के आतंकी मुंबई को फिर निशाना बनाना चाहते हैं। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने 3 आईसिस संदिग्धों की जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को भेजी है, उसे बेहद गोपनीय रखा गया है। आईसिस के खतरनाक साजिश को नाकाम करने के लिए मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियां फूंक कर कदम रख रही हैं। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक कोस्ट गार्ड काफी समय से अरब सागर की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।
इसी निगरानी के दौरान कोस्ट गार्ड को यह भनक लगी कि आईसिस के 3 संदिग्ध मुंबई में दाखिल होने की कोशिश में हैं। फिलहाल मामले की नजाकत को देखते हुए मुंबई के पुलिस आला अधिकारी किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रहे हैं। गौरतलब है कि बगदादी के आतंकी संगठन की काफी पहले से भारत पर टेढ़ी नजर है। करीब 3 साल पहले कल्याण से 4 युवक बगदादी के खतरनाक विचारधारा से प्रभावित होकर आईसिस में शामिल होने सीरिया चले गए थे। इनमें एक युवक ने भारत लौटकर अपने 3 साथियों के साथ आईसिस में शामिल होने की जानकारी दी थी। बाद में कल्याण के युवक का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने भारत को निशाना बनाने की धमकी दी थी। ये और बात है कि थोड़े दिनों के बाद ही इराक में आईसिस के लिए लड़ते हुए उसके मारे जाने की खबर भी आ गई। उधर पहली बार नहीं है जब समंदर के रास्ते मुंबई ने खतरे की आहट सुनी है। 26/11 के बाद पिछले साल मुंबई के पास उरण में काले कपड़े पहने बंदूकों से लैस संदिग्धों को देखे जाने से हड़कंप मच गया था। बहरहाल एक बार फिर खतरे की दस्तक है, लेकिन राहत की बात यह है कि देश के दुश्मनों की साजिश नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही चाक चौबंद हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े विवाद की। दरअसल अपने निजी केस के लिए वकील राम जेठमलानी को जो फीस दी गई उसके लिए इस्तेमाल हुआ सरकारी खजाने का, और ये आरोप जब अरविंद केजरीवाल पर लगे, चुप्पी तोड़ी और एक रैली में ये कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पैसे किसको देने चाहिए, सरकार को देने चाहिए कि केजरीवाल को? ये घुमा लो जरा सा कैमरा, आज दिखा देना जनता क्या कह रही है। मानहानि केस में राम जेठमलानी की फीस सरकारी खजाने से भरी जाए या दिल्ली के सीएम अपनी जेब से इसे भरे, इसे लेकर सोमवार को खड़ा हुए विवाद में अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी कुछ इस अंदाज में तोड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मेरी भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में केजरीवाल एमसीडी की चुनावी रैली संबोधित करने पहुंचे थे। रैली में उन्होंने बीजेपी पर तो हमला बोला ही, मौके का इस्तेमाल फीस विवाद पर उठे सवालों का जवाब देने में भी किया। डीडीसीए में खूब भ्रष्टाचार था। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते थे, कहते थे जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पैसे मांगते हैं। कई सारे छोटे छोटे बच्चे आते थे, मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी। मैंने कहा चिंता मत करो, ये भ्रष्टाचार खत्म करके रहूंगा। मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने केस कर दिए मेरे ऊपर। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी, तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी, सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा क्या, मैं अपनी जेब से दूंगा पैसे। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जेठमलानी की फीस वो नहीं भरेंगे। जेटली के मानहानि केस में केजरीवाल की पैरवी कर रहे जेठमलानी का भी कहना है कि इस मुद्दे पर दिल्ली के सीएम सही है। There is no personal case against the chief minister. It is all related to his capacity as a chief minister and as a politician. Right. Sir, is he allowed to take funds from the treasury under law and propriety? That's what he is not khajawing the money, he is not stealing the money. He is asking it officially by proper bills which have been submitted to the Lieutenant Governor. उधर इस मुद्दे पर दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। गौरतलब है कि डीडीसीए विवाद में करप्शन का आरोप लगाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा किया है। कोर्ट में जेटली तो अपना मुकदमा खुद ही लड़ रहे थे, जबकि केजरीवाल ने मशहूर वकील राम जेठमलानी को अपना वकील बनाया। राम जेठमलानी ने अब तक की 13 पेशी का 3 करोड़ 86 लाख रुपए का भारी भरकम बिल केजरीवाल को भेजा है और दिल्ली सरकार चाहती है कि बिल का भुगतान सरकारी खजाने से हो। इस पर एलजी कानूनी राय ले रहे हैं। इसे बीजेपी ने बड़े मुद्दे के रूप में उछाल दिया है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी में किसानों का आंशिक कर्ज माफ करने का फैसला सही दिशा में उठाया गया। इस बात की खुशी है, लेकिन बीजेपी को दबाव के आगे झुकना पड़ा। लेकिन दूसरे राज्यों के किसानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जानकारी की गाड़ी के साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त जुड़ गई हैं। सुप्रिया, बेशक कदम का स्वागत राहुल गांधी ने किया, लेकिन इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि बाकी राज्यों में भी अब ये मांग उठाएगी कांग्रेस पार्टी कि केंद्र सरकार वहां के किसानों के कर्ज माफी के लिए कदम उठाए।
बिल्कुल मीनाक्षी, कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि आज से ही कांग्रेस पार्टी जो है वो फार्म लोन वेवर के मुद्दे को लेके दमखम के साथ पार्लियामेंट के साथ साथ सड़कों पर जो अन्य राज्य है वहां पर भी उतरेगी। इस समय एक मीटिंग चल रही है जिसमें कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उनके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी दोनों ही मौजूद है और कहा जा रहा है इसमें जो मेन मुद्दा जो डिस्कस इसमें हो रहा है वो फार्म लोन वेवर का ही है। किस तरह और प्रांतों के अंदर सरकार पर दबाव बना के जहाँ पर जैसे महाराष्ट्र है वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, उसको कहा जाए कि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 1 लाख तक का मुआवजा को आंशिक रूप से माफ किया है। उसी तरह से आगे भी और राज्यों में इसकी माफी की मांग कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जो राज्य के नेता हैं उनको बोल दिया है कि जगह जगह पर प्रदर्शन करें, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर किसी ना किसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए, और जहां उनकी खुद की सरकार है जैसे पंजाब है वहां पर ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है कि किस तरह से किसानों का कर्जा माफ किया जाए। शुक्रिया सुप्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की ये पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने ये विचार रखे, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति यहां पर साफ कि अब बाकी राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफी के लिए मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज।